नमस्कार दोस्तों। सीमा जी आगे आकर ऋषभ और वानी का गठबंधन कर देती हैं। अब दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ ऋषभ और वानी एक दूसरे के साथ जन्मों तक साथ रहने का वादा उन फेरों के साथ करते हैं। हर फेरे के साथ वानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी की हर रस्म और रिवाज का मजाक बना रही है। फेरों के खत्म हो जाने पर वो दोनों वापस बेदी पर बैठ जाते हैं। अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरेगा और उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। पंडित जी बोलते हैं और सिंदूर और मंगलसूत्र की थाली को ऋषभ के सामने कर देते हैं। ऋषभ सिंदूर लेकर वानी की मांग में भरने के लिए वानी का घूंघट हटाने वाला होता है, तभी एक आवाज़ से उसके हाथ रुक जाते हैं। रुकिए, सीमा जी बोलती हैं। अगर इसने घूंघट हटा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि घूंघट के पीछे वानी नहीं रिया है। सीमा जी अपने मन में बोलती हैं। क्या हुआ सीमा, तुमने रुकने के लिए क्यों कहा? वीरेंद्र जी कहते हैं, अरे वो क्या है ना, हमारे यहाँ एक रस्म है, दूल्हा शादी से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता, वो शादी के बाद ही दुल्हन का चेहरा देख सकता है, वरना अशुभ हो जाएगा। सीमा जी जल्दी से बहाना बनाकर बोलती हैं, ऐसी कोई रस्म मैंने कभी नहीं सुनी। ऋषभ बोलता है, नहीं ऋषभ जी, हमारे यहाँ ऐसी रस्म होती है। सीमा जी जोर देते हुए कहती हैं, मैंने भी कोई ऐसी रस्म पहले नहीं सुनी। ऋषभ जी आप आगे की रस्म कीजिए, वीरेंद्र जी कहते हैं। पर सुनिए, सीमा जी कहती हैं, पर वीरेंद्र जी उन्हें इशारे से मना कर देते हैं और चुप रहने का कहते हैं। ऋषभ धीरे धीरे कर वानी का घूंघट उठाता है। घूंघट उठते ही ऋषभ की नज़र सीधा वानी की आंखों को देखती है। ऋषभ तुरंत ही उन आँखों को, काली बड़ी और खूबसूरत आँखों को पहचान लेता है। वो इन आँखों को कैसे भूल सकता था, जिन्होंने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। जब से इन आँखों को देखा था वो उनसे प्यार कर बैठा था। साहिल ने उसे ये सब करने को ना कहा होता तो वो इन खूबसूरत आंखों की तलाश करता। जैसे जैसे ऋषभ की निगाह वानी के चेहरे पर जाती है, वो देखता है काजल भरी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, लंबी नाक, गोरा रंग, घबराहट से कांपते लाल होठ, गोल चेहरा। वो वानी को देखता ही रह जाता है और पूरी तरह से वानी की खूबसूरती में खो जाता है। इधर जैसे ही वानी की नज़र ऋषभ पर पड़ती है, वो भी ऋषभ को देखते ही पहचान लेती है। पता नहीं क्यों ऋषभ को देखते ही उसके दिल को सुकून सा मिलता है। उसकी सारी घबराहट खत्म सी हो जाती है। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों उसे ऋषभ को देखकर अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसे ऋषभ की कुछ देर पहले की बातें याद आती हैं तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। घूंघट में रिया की जगह वानी को देखकर सबसे बुरा हाल तो सीमा जी का होता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मतलब जो उस कमरे में जो लड़की थी वो रिया थी, रिया वहाँ कैसे आई और ये वानी यहाँ मंडप में कैसे आई? सीमा जी अपने मन में सोचती हैं। ऋषभ सिंदूर वानी की मांग में भर देता है। वानी की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर ऋषभ उसे मंगलसूत्र पहनाता है। आपसे आप दोनों पति पत्नी होते हैं, पंडित जी कहते हैं। ऋषभ और वानी खड़े होकर वानी के पापा से आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो सीमा जी के पास जाते हैं। सीमा जी खुश होने का नाटक करते हुए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मैं वानी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं वानी को सब सच बता दूंगा, फिर चाहे वो मुझे माफ़ करे या नहीं, ऋषभ अपने मन में कहता है। सीमा जी रिया के कमरे में जाती हैं तो रिया को बेहोश देखकर उनको गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो पानी का जग उठाकर सारा पानी रिया के ऊपर गिरा देती हैं। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, रिया ये बोलते हुए एकदम हड़बड़ाकर उठ जाती है। बाढ़ का तो पता नहीं, पर तूफान ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आ गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सीमा जी गुस्से में बोलती हैं, ये क्या बोल रही हो माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? रिया अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, वानी की शादी ऋषभ के साथ हो गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। सीमा जी चिल्लाकर बोलती हैं। क्या? रिया बेड से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, मंडप में तुम्हारी जगह वानी कैसे आई? उस वक्त तुम कहाँ थी और यहाँ बेहोशी की हालत में यहाँ कैसे आई? सीमा जी सारे सवाल एक साथ पूछ लेती हैं। पता नहीं माँ, मैंने तो वानी को खुद अपने हाथ से गिलास दिया था और उसने वो पिया भी था। उसके बाद एक जूस का गिलास मैंने भी पिया था। उसके बाद मेरा सिर भारी होसा हो गया और अब मैं अपने कमरे में आ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। रिया सोचते हुए बताती है, पागल लड़की, तुमने वही जूस पी लिया जिसमें तुमने वानी को बेहोश करने की दवाई मिलाई थी और खुद उसे पीकर बेहोश हो गई। सीमा उससे गुस्से में कहती है, अब इससे पहले किसी को हमारे इस प्लान के बारे में पता चले, उठो जल्दी से अपने कपड़ों को बदलो और यहाँ से चलो। सीमा जी रिया को बाथरूम की तरफ भेजते हुए कहती हैं। सभी वानी से मिलते हैं। वानी अपने पापा से मिलकर बहुत रोती है, क्योंकि उसे पता था कि यह शादी महज दिखावा है जिसका सच जल्दी ही सबके सामने होगा।
वीरेंद्र जी उसे शांत करते हैं और उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। फिर वो सीमा जी से मिलती है, वो बस झूठा दिखावा करती हैं। बानी जाकर बिहान से कह मिलती है, बिहान उससे गले मिलकर बहुत रोता है। बानी उसे चुप कराती है, उससे अच्छी पढ़ाई करने और सबका ध्यान रखने के लिए बोलती है। बानी फिर जैसे ही रिया के पास जाने वाली होती है, माँ मैं बाहर खड़ी हूँ, जब ये सब हो जाए बाहर आ जाना। रिया बाहर चली जाती है। रिया की इस हरकत पर वीरेंद्र जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कहने वाले थे पर बानी उन्हें इशारे में मना कर देती है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाते देख बानी का मन रो रहा था। ऋषभ का फार्म हाउस के सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। ऋषभ टेरेस पर अपने हाथों में लिए कुछ पेपर्स को देख रहा था। वो पेपर्स डिवोर्स के थे, जिन्होंने ऋषभ के उस लड़की के लिए बनवाए थे जिससे वो शादी के बाद तलाक लेने वाला था। लेकिन ऋषभ को जब पता चला बानी वही लड़की है जिसकी आंखों में ऋषभ का चैन चुराया था, उसे बिन मांगे ही उसका प्यार मिल गया था। जब से उसने बानी की आंखों में देखा था, तभी पहली नज़र में अपना दिल उसके नाम बैठा था। उसी ने शादी के मंडप में दूल्हे के जोड़े में जब बानी को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तय कर लिया था कि वो बानी को सब सच बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। उसके बाद बानी चाहे उसे माफ़ करे या ना करे। बानी अब आप सिर्फ मेरी हैं, यह दिल आपसे पहले ही नज़र में प्यार कर बैठा था और अब मेरे होते हुए आपको कोई दर्द नहीं दे सकता और कोई आपको छू भी नहीं सकता। ऋषभ अपने मन में तय करता है और बानी पर साहिल की नज़र भी नहीं पड़ने देगा। ऋषभ का कमरा। बानी जब रूम में आती है तो देखती है कि रूम को फूलों से, खुशबूदार कैंडल्स और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। बेड गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। बेड के ऊपर दीवार पर ऋषभ की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर एक दर्द भरी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उस कमरे की सजावट बानी के दिल को बहुत दर्द दे रही थी। वो बेड पर आकर बैठ जाती है। बानी तय करती है कि वो इस शादी को एक मौका ज़रूर देगी। उस वजह को जानकर रहेगी जिसकी वजह से ऋषभ ने उससे शादी की और उसे शादी के तुरंत बाद उसे तलाक देना चाहता है। हम जानते हैं कि पहले ये शादी हम नहीं करना चाहते थे, पर महादेव ने हमारे भाग्य में आपको लिखा है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस शादी को निभा सकें, बानी अपने मन में कहती है। ऋषभ के फार्म हाउस के सामने एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है, जिसमें से साहिल निकलता है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो सीधा फार्म हाउस के अंदर चला जाता है और उसे कोई गार्ड रोकता भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पहले भी आता जाता रहा है। अंदर आकर साहिल हर जगह ऋषभ को ढूंढता है, पर उसे ऋषभ कहीं नहीं मिलता। आखिर में उसे ढूंढने के लिए ऋषभ के कमरे की तरफ चला जाता है। साहिल जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने बानी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और बानी को दुल्हन के लिबास में देखकर साहिल अपने होशो-हवास खो बैठता है और वो ये भी भूल जाता है कि वो इस वक्त ऋषभ के घर में है और सामने जो लड़की है वो ऋषभ की पत्नी है। साहिल तेज़ी से कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा को अंदर से बंद कर देता है। उधर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर जैसे ही बानी सामने देखती है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ऋषभ की जगह साहिल को देखकर बानी चौंक जाती है। वो तुरंत साहिल को पहचान जाती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आए? बानी गुस्से में बेड से खड़ी होकर बोलती है। उफ यार, सच में तुम तो गुस्से में कहर ढा रही हो और इस दुल्हन के लिबास में बिल्कुल कातिल लग रही हो। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर फिदा होकर मैं तुम्हें पाने के लिए पागल हो गया। साहिल अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो, अभी इस वक्त हम कमरे से निकलो। बानी आगे आकर कमरे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से साहिल को कहती है। वो बानी को किसी भी बात का नहीं सुनता और साहिल आगे बानी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे ऐसे आगे आते देख बानी डरकर पीछे होने लगती है। क्या कर रहे हो तुम? बानी घबराकर पीछे हटते हुए कहती है। साहिल आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे बानी सहम जाती है। बानी गुस्से में आकर साहिल के गाल पर थप्पड़ मारती है और उसे पीछे धक्का देकर उसके साइड से भागने लगती है। थप्पड़ लगते ही साहिल गुस्से में पागल हो जाता है। वो पीछे मुड़कर तुरंत बानी की बाजू को पकड़कर उसे लाकर बेड पर पटक देता है। बानी डर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो हमें, प्लीज़ जाने दो हमें, छोड़ो। बानी उसके आगे रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, बस बहुत हो गया, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आज रात के बाद तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। साहिल जो नीचे झुककर बानी का दुपट्टा उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसके ऊपर झुकने लगता है। इधर ऋषभ उन पेपर्स को लेकर नीचे आता है। वो सीधा स्टडी में रूम में उन पेपर्स को रखने जा रहा होता है। उसे अपने कमरे में बानी के चीखने की आवाज़ें आती हैं।
ऋषभ उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और तुरंत ही अपने रूम की तरफ भागता है। ऋषभ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ देता है और कमरे के अंदर आता है। अंदर का हाल देखकर ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ऋषभ पेपर्स को टेबल पर रखकर जल्दी से साहिल को गर्दन से पकड़कर पीछे की ओर धकेल देता है। बानी तुरंत उठकर अपने आप को और दोनों हाथों से ढक लेती है। ऋषभ अपनी निगाहें तुरंत नीचे कर लेता है। वो नीचे पड़ा बानी का दुपट्टा उसकी ओर ढक देता है। बानी की आंखों में आंसू देखकर ऋषभ गुस्से से पागल हो जाता है। ऋषभ, तू ये क्या कर रहा है? जानता है ना ये लड़की? साहिल बोल ही रही होता है कि ऋषभ उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है, जिससे साहिल पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर जाता है। तेरी बानी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी पत्नी है, तूने उसे छुआ कैसे? ऋषभ गुस्से में बोलता है और साहिल का कॉलर पकड़ते हुए उसे उठाता है। ऋषभ का ये रूप देखकर बानी डर जाती है। सोचती है कुछ देर पहले ऋषभ उसे तलाक देने की बात कह रहा था और अब ऋषभ उसके लिए किसी इंसान को जान तक लेने को तैयार है। साहिल को पता ही नहीं चल रहा था अचानक ऋषभ को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। बस ऋषभ, अगर तूने मुझे एक बार और हाथ उठाया तो अपने डील के बारे में भूल जाना, हो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। साहिल मुश्किल से खड़े होते हुए कहता है, मुझे कोई डील नहीं चाहिए या और कुछ। तू अभी तक जिंदा है क्योंकि तू मेरे डैड के दोस्त का बेटा है और मेरा दोस्त है। इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूँ, यहाँ से चला जा। ऋषभ गुस्से में साहिल को धकेलते हुए कहता है, तू भी इसकी खूबसूरती देखकर इसका दीवाना हो गया ना? वैसे ये है तो कातिल चीज़, चल कोई नहीं, हम दोनों ऐसे मार्ट। साहिल बोलता है और उसके मुंह से एक और घूंसा पड़ता है। साहिल, ऋषभ गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। बस चुप, एकदम चुप, एक और लफ्ज़ अब मैं बानी के बारे में नहीं सुनूंगा। ऋषभ उसे मारते हुए कहता है। बोलूँगा, मैं ज़रूर बोलूँगा, वो ऋषभ से बोलता है। साहिल मुश्किल से चलते हुए बानी के सामने जाता है और बानी डर के पीछे हो जाती है। साहिल, वहीं रुक जाओ, बानी के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। ऋषभ गुस्से में चीखता है। तुम्हें पता है इसने तुमसे शादी क्यों की है? क्योंकि इसने मुझे इससे डील की थी कि तुमसे शादी करने के बाद ये मुझे तुम्हें सौंप देगा। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने इसे भी तुम्हारा दीवाना बना दिया। इसका भी दिल तुम पर आ गया है और अब इसका दिल बेईमान हो गया है, इसलिए तो अपने वादे से पीछे हट गया। साहिल गुस्से से बोलते हुए बोलता है। साहिल के ये सब बोलते ही ऋषभ को झटका लगता है। वो खुद बानी को सब सच बताने वाला था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि सच इस तरह बानी के सामने आएगा। उसे डर लग रहा था कि अब बानी कैसे रिएक्ट करेगी। साहिल की बात सुनकर बानी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। कुछ ही पल में उसकी पूरी दुनिया ही वीरान हो जाती है। उसके ही पति ने उसकी शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो किसी और को सौंप सके, और कहा बानी अपनी शादी को एक मौका देना चाहती थी। इस वक्त बानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जिंदा लाश है, जैसे कि फीलिंग से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बानी आंसुओं से भरी निगाहों से ऋषभ की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो क्या इसका कसूर था मेरा। ऋषभ उसकी निगाहों का सामना नहीं कर पाता और वो अपनी नज़रें झुका लेता है। साहिल वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर ऋषभ को गुस्से की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है। ऋषभ, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा, और जिसको बचाने के लिए तूने मुझे धोखा दिया उसे तो मैं हासिल करके ही रहूँगा, क्योंकि वो मेरी जिद बन चुकी है। ऋषभ गुस्से में अपने मन में बोलता है। कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। बानी, आप मेरी एक बात सुने। मैं आपसे, ऋषभ आगे आकर बानी को समझाना चाहता है, लेकिन बानी उसे अपना हाथ दिखाकर रोक देती है। हम आपकी क्या बात सुने ऋषभ जी? यही कि जिस लड़की से आपने शादी की और जो आपकी पत्नी बन चुकी है, उसी पत्नी का आपने सौदा कर दिया, वो भी सिर्फ एक डील के लिए। बानी रोते हुए कहती है। नहीं बानी, ऐसा नहीं है, मैं आपकी को सच्चाई बताने वाला था। मैं आपके पास ही आ रहा था। ऋषभ ने कहा। कब बताने वाले थे आप सच्चाई ऋषभ जी? जब वो हैवान हमारी इज्जत की। बानी बोल ही रही थी। बानी, ऋषभ बीच में उसकी बात पर चिल्ला पड़ता है। ऋषभ ने अपना गुस्सा काबू में करता है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे वो इतना नीचे गिर गया? बानी क्या गलत कह रही थी? कुछ भी तो नहीं, लेकिन ये सब सोचकर ऋषभ का दिल कांप रहा था। मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ बानी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब पहली बार आपकी इन आंखों को देखा था तभी ये दिल आपके नाम कर दिया था। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। हमने किसी मजबूरी में ये सब किया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। प्लीज़ आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, ऋषभ ने नम आंखों से कहा। यह सुनते ही ऋषभ उससे प्यार करने लगता है और बानी को प्यार सा का एहसास होता है, मगर ऋषभ की सच्चाई उसके प्यार पर भारी पड़ जाती है।
आपको पता है ऋषभ जी, हम इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने परिवार के लिए हमने इस शादी के लिए हाँ कहा। हम तो ये भी नहीं जानते थे हमारी शादी किससे हो रही है। हमने अपना भाग्य बस भगवान के हाथ छोड़ दिया था। पर जब हमने आपको शादी के मंडप में देखा तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझ रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें सब कुछ मिल गया है। भगवान हमारे साथ है, पर गलत थे। वो सिर्फ 2 पल की खुशी थी। लेकिन ऋषभ जी, आपने हमें उस 2 पल की खुशी के बदले ज़िंदगी भर का कभी ना कम होने वाला दर्द दे दिया। इतना दर्द तो हमें तब भी नहीं हुआ था जब आपने हमसे शादी के तुरंत बाद तलाक लेने की बात कही थी। लेकिन आपने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी। आपने अपनी ही पत्नी को उसकी शादी के बाद किसी और को सौंप दिया। तो दोस्तों, अगले पार्ट का इंतज़ार करिएगा। आज का पार्ट इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।